हेलो गाइस। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। आई दिनों आपको न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ या फिर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे दिखता हुआ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आज इसी चीज़ को समझेंगे कि ये होता क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि हर जगह आपको ये चीज़ें दिखती हैं। तो सबसे पहले मोस्ट जहाँ भी आपने देखा होगा कि एक ग्राफ आपको हमेशा देखने को मिलता होगा इन्फ्लेशन के साथ। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि टाइम के साथ हमारे इन्फ्लेशन रेट है कि कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ घट रहा है। बट अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ये बढ़ता घटता क्यों है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन होती है इन्फ्लेशन की रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइजेस ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि किसी चीज़ की कीमत समय के साथ बढ़ती या घटती है। इस चीज़ों को जब टाइम के साथ मेजर किया जाता है तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने दो सिनेरियो लिए 2021 में और 2022 में। 2021 में मैंने तीन चीज़ों को कीमतों को लिया है, जैसे ऑयल, तेल, गेहूँ, सीमेंट। वैसे ही 2022 में मैंने चीज़ों की कीमतों को लिया है, ऑयल, व्हीट और सीमेंट। तो आपको साफ साफ यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। जैसे ऑयल पहले $100 थी, अब $110। वैसे ही सीमेंट है, पहले $70 की थी, अब $78 की है। मतलब क्या है कि चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। तो अब इसी चीज़ों को जब इस फार्मूला में पुट करते हैं, जो कि परसेंटेज निकालने का एक सिंपल फार्मूला है, तब हमें पता चलता है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको ऑयल के केस में निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 10% है। तो 10% इन्फ्लेशन रेट है। तो आप यहाँ से तो इतना जरूर समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या और निकलता कैसे है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रेट ऑफ मतलब चीज़ों के दाम समय के साथ बढ़ना या घटना इन्फ्लेशन कहलाता है। अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन और अगर घट रहा है तो डिफ्लेशन। ज़्यादातर हमेशा इन्फ्लेशन ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसके साथ होनी चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ों को पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि क्या, क्यों, वाई। वैसे ही मैंने इस चीज़ के रिस्पेक्ट में, इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से जो मैंने रखी है कि कौन कैलकुलेट करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इकोनॉमी में क्या है। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कौन कैलकुलेट करता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे कैलकुलेट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक बोला जाता है इंडिया के केस में। वैसे ही हर मोस्टली कंट्रीज में वहाँ के सेंट्रल बैंक्स होते हैं। इंडिया के केस में उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक बोला जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों को गाइडलाइन देती है, उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी अपने कंट्री के लिए तैयार करती है कि फ्लो कितना होना चाहिए, किस रेट पे होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कैलकुलेट करता है, तो आरबीआई कैलकुलेट करती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि वाई इज इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हमेशा आपको ये बताएगा, उसके रेट से आप वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ और वहाँ के जीडीपी के बारे में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ किसी भी कंट्री को देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इंडिया के केस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% टू 6% के मार्जिन में रखा जाता है कि अगर इस रेंज में है दैट मीन्स जो इकोनॉमी और पॉजिटिव ग्रो कर रही है। अगर इससे स्लो है तब इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, और अगर इससे बियॉन्ड जा रही है तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वालों को दिक्कत होगा और मनी मार्केट या मनी पॉलिसी कोलैप्स हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इन द इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब तक ये विद इन रेंज, if inflation is in the desired range, it shows a positive impact on the economy. On the other hand, if it exceed the limit or becomes stagnant, it would be detrimental for the economy. इससे क्या होगा, लोगों के जो पर्सनल ग्रोथ से लेकर इंडिविजुअल ग्रोथ से लेकर कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ पर ये इम्पैक्ट करता है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा कि सब कोई जब चीज़ों की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम खरीदने से पहले दो बार सोचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है और अगर उसी चीज़ की कीमत 110 रुपये हो जाए तो हो सके हम उसे टाल दें या हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम अपने डिज़ायर को इम्पैक्ट करते हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसी तरीके से राइज इन इम्पोर्ट, मतलब जैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है
तो वैसे ही जब हम चीज़ों को बाहर से मंगवाते हैं वो और ज़्यादा महंगी हम लोगों को लगती है, इसलिए इम्पोर्ट पे दैट मीन्स ट्रेड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सेम होर्डिंग, काला बाजारी बढ़ने लगती है। आप हमेशा सुनते होंगे कि जब प्याज या टमाटर की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे जमा करने लगते हैं, और जैसे ही दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब जाकर मार्केट में ले आते ताकि ज़्यादा ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हो। फोर्थ थिंग है लोअर नेशनल इनकम। अब लोगों के पास सेविंग नहीं होगी तो इनकम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। कोलैप्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हमारे देश में सब कुछ लॉजिकली ही चलता है कि सब हर कुछ इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम एग्जांपल है कि डिमांड जो होता है डायरेक्टली सप्लाई से रिलेटेड होता है। वैसे ही जब मतलब चीज़ें लॉजिकली चलती हैं, वैसे ही अगर जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ रेंज चला जाता है तो कुछ सारी आउट ऑफ सिस्टमैटिक कुछ भी नहीं रह जाती। मतलब आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ भी आप ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर समझते हैं डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। मतलब क्या है कि जैसे ही महंगाई बढ़ती है आपके पास सेविंग करने के लिए कम होगा। जब आप एग्जाम्पल आपके 100 रुपये थे, आप खर्च करने के बाद 5 रुपये बचा पा रहे थे, लेकिन जब अगर इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है तो आपके पास 5 से कम होगा। मतलब क्या है कि आप सेविंग कर पाए कम कर पाएंगे, और सेविंग कर पाएंगे कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। इससे क्या है कि जो आपकी ग्रोथ जो है वो अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड जाने लगेगी। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्फ्लेशन का, इसलिए इसे इतना इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। गुड लक।